आइए देखते हैं 11th के सभी विद्यार्थी। अगले दिन आपको जो हमने भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है पाठ को पढ़ाया, उसी में कुछ अंश अभी बाकी है, कुछ पैराग्राफ अभी बाकी है, उसको भी आज पढ़ा देते हैं। तो जो अगले दिन पढ़ाया गया था उससे आगे आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग किताब देखिए और किताब देखिए, फिर अपनी तैयारी करिएगा। कैसे आपको बताया जा रहा है, आइए देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बता रहे हैं उस बलिया जिले के दादरी नामक स्थान पर जो मेले में हिंदी स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि भारतवासियों को समझाते हुए बता रहे हैं कि ये सब तो समाज धर्म है। पैराग्राफ आप देखिएगा, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में भर दिए। लेखक का कहना है कि ये सब तो समाज धर्म है जो देश समय के अनुसार शोधे और बदले जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरी बात यह भी है कि उसमें यह भी खराबी है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में भर दिए। वास्तव में बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। यानी इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और जो है ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। यानी जो भी हमारे पूर्वजों ने जो भी तिथियां बनाई, उन्हें हमें बात को मान करके कि कुछ तथ्य तो जरूर है कि पूर्वजों ने तभी उन तिथियों को महत्व देने का काम किया है। और तो और ये भी है कि बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। यानी कहने का मतलब जैसे समाज में विधवा विवाह एक विडंबना माना जाता है, विरोध होता है, लेकिन उसको भी अब समाज में बदलने की जरूरत है। यानी विधवा विवाह भी किया जाना चाहिए। देखा, ये भी कह रहे हैं लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल वीर आयुष मत घटाइए। यानी समाज में जो परंपरा है, आज की बात नहीं है, 1884 की बात है, कह रहे हैं कि समाज में जो परंपरा है कि बच्चों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है, बाल विवाह कर दिया जाता है, उसे भी आप लोग दूर करिए। क्योंकि जब पढ़ने की उम्र होती है तो उनकी शादी करके उनके बल पर उसको घटा दिया जाता है। युवा अवस्था में ही उनको वृद्धा अवस्था का जो है अवलोकन करा दिया जाता है। तो इस तरह से इसका भी विरोध करिए।
आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, इस पर आप विचार करिए। उनके शरीर को पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। यानी घर कैसे चलाया जाता है, समाज में कैसे रहना होगा, ये सब उन्हें सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काट में डालिए, यानी तब उनको जो है उनकी शादी कीजिए, उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने दीजिए। कुलीन प्रथा बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। यानी अगर ये समाज में चल रहा है कि एक से अधिक पत्नियां रखे जाएं, एक से अधिक शादियां की जाएं, तो इस प्रथा का भी विरोध कीजिए कि एक ही शादी कीजिए। जो भी है उनका सही से परवरिश होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। कह रहे हैं कि लड़कियों को भी शिक्षा देने की जरूरत है। आज की बात नहीं है, सन 1884 की बात है। पढ़ाइए जिससे उपकार के बदले मतलब ऐसा ना हो जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें। लड़कियों को इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो अपनी कुल मर्यादा का भी ध्यान रखें। पति की भक्ति और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। यानी लड़कियों को इस प्रकार से भी शिक्षा दें कि सीता जी भी किस तरह से थी, कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी कुल मर्यादा का त्याग नहीं किया। कितनी पतिव्रता नारी थी। इसलिए लड़कियों को इस प्रकार से भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो पतिव्रता हो, वो जो है अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखें। लड़कों को सहज में शिक्षा दें। अनेक प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यानी आपस में जो मतभेद है उसे छोड़ दें। यह समय झगड़ों का नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो, जैन हो, सब आपस में मिल जाइए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा ही मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका मन मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिल जाइए। देखा, आगे समझाते हुए कहते हैं कि अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। और देखा, आगे कहते हैं कि अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, यानी शिक्षा दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा मत रखो, उसको छोड़ दीजिए कि पेंशन के लिए पढ़ाइए, वजीफा के लिए यानी छात्रवृत्ति के लिए पढ़ाइए, ऐसा कदापि नहीं। लड़कों को रोजगार परक शिक्षा दिलाओ, यानी आत्मनिर्भर हो। विलायत भेजो, यानी दूर भेजो। छोटेपन से ही मेहनत करने की उनमें आदत डालो। चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, मद्रासी हो, वैदिक हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब एक हाथ एक का पकड़ो, यानी एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, इस तरह से कार्य करो कि तुम्हारे देश का रुपया तुम्हारे देश में ही रहे। देखो, जैसे 1000 धारा होकर के गंगा समुद्र में मिली है। देखा, आगे समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, जैसे नदियां, तमाम नदियां 1000 धाराओं को लेकर के जाकर के समुद्र में ही मिलती हैं, उसी तरह से हमारे देश में सभी लोग मिल करके एक हो जाएं। और वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी यानी फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती रही है।
यानी हमारे देश का धन अन्य देशों में चला जाता रहा है। तो दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु को भी देख लीजिए, माचिस जैसी छोटी चीज, वो भी हम लोग अपने देश से नहीं दूसरे देश से मंगाते हैं। जरा अपने को ही देखिए, तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो, यानी कॉटन की धोती जो पहनते हैं बुजुर्ग लोग जो पहनते थे पहले, वो जो है अमेरिका की बनी होती है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, लंकलाट का अंगा मतलब जो कुर्ता तुमने पहना है, वो भी जो है इंग्लैंड का वो बना हुआ है। फ्रांसिस की बनी कंघी, यानी जिस कंघी से तुम अपने बाल को संवारते हो, वो फ्रांस की बनी हुई है, फ्रांस से उसको लाया जाता है। तो जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती, यानी दीपक में जो बत्ती तुम डालते हो, लालटेन में जो बत्ती डालते हो, वह भी जर्मनी से बना आती है। तो यह तो वही मसल हुई, यह तो वही उदाहरण हुआ कि बेफिक्रे मगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए तो कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, यानी किसी का नाम लेकर के उनका है। दूसरा बोला अजी टोपी तो फलाने का है, यानी फलाने का है, दूसरे का है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे मूछ, यानी ये तो सब मंगनी ही है, ये पार्टी में आए तो है लेकिन इन्होंने जो भी पहन रखा है वो सब मंगनी ही मंगनी है, सब दूसरे का है। इस तरह से हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नत करो। यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी बड़े ही सहज ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि अपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दो कि वह आत्मनिर्भर हो जाए। उनको व्यावसायिक शिक्षा दिलाइए, रोजगार पर शिक्षा उनको दिलाइए, आत्मनिर्भर हो जाएं। अगर बच्चे आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका देश भी विकसित हो रहा है। आपके देश की उन्नत हो सकती है, भारत देश की उन्नत हो सकती है। इसलिए अब दूसरे का भरोसा छोड़ो, दूसरे वस्तु की पर निर्भर रहना छोड़ो, दूसरे की भाषा पर जो है उस पर निर्भर रहना उसे छोड़ो। अपनी भाषा पर भरोसा रखो, अपनी वस्तुओं पर भरोसा रखो। इस तरह से काम करिए तो देश की उन्नत हो सकती है। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भारतीयों को समझाते हुए बता रहे हैं। आइए आपको एक वो समझा देते हैं कैसे आपको लिखना है, एक रेखांकित आपको करवा देते हैं। चलिए, प्रश्न है, संकेत पहले आप देंगे, संकेत आप देखें। संकेत में है संकेत में है हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, उन्नत करो, उन्नति करो। ठीक, अब इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पांचों क्वेश्चन आप लिख लीजिए और उसके उत्तर अपने कॉपी में लिखिएगा। प्रश्न है,
लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है? लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट। तो दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने, आइए देखते हैं, लेखक ने अपने देशवासियों को अपने देशवासियों को किसकी उन्नत पर बल दिया है? किसकी उन्नत पर बल दिया है? किसकी उन्नत पर बल दिया है? तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने किसका भरोसा ना करने को कहा है? ना करने को कहा है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक। और पांचवा क्वेश्चन जो रहता है, पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक। अब आप देखें, यहां पर ये बताया जा रहा है कि लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। यानी लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है, इसका उत्तर आपको लिखना है कि लेखक ने एक दूसरे में जो मतभेद है उस पर अफसोस प्रकट किया है। एक दूसरे में जो मतभेद है उस पर अफसोस प्रकट किया है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नत पर बल दिया है? तो उत्तर में आप लिखोगे, लेखक ने अपने देशवासियों को अपनी वस्तुओं, अपनी भाषा पर बल देने, अपनी वस्तुओं, अपनी भाषा पर उन्नत पर बल देने के लिए कहा है। लेखक ने अपने देशवासियों को अपनी वस्तुओं, अपनी भाषा पर उन्नत पर बल देने के लिए कहा है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने किसका भरोसा न करने को
किसका भरोसा, भरोसा न करने को कहा है। तो लेखक ने दूसरों की वस्तुओं, विदेशी वस्तुओं, कहने मतलब लेखक ने विदेशी वस्तुओं, विदेशी भाषाओं पर भरोसा न करने को कहा है। लेखक ने विदेशी वस्तुओं, विदेशी भाषा पर भरोसा न करने को कहा है। उत्तर हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या में आप अंडरलाइन कर लेंगे, अंतिम लाइन आप यहां करेंगे कि जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नत करो। यहाँ तक अंडरलाइन आप कर लेंगे। ठीक, यानी जिससे तुम्हारी भलाई हो से लेकर भाषा में उन्नत करो तक अंडरलाइन कर लेंगे और उसी की व्याख्या आप कर देंगे। वही चीजें हैं व्याख्या में जो अभी हमने आपको बताया है। ठीक, अब केवल आपको पांचवा प्रश्न जो है, ये पाठ का नाम भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतना आप अगर लिख दोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अब जो है तैयार रहें, तैयारी करें। धन्यवाद।